हाय एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं आइडियल एंड नॉन आइडियल सॉल्यूशंस और ये एप्लीकेशंस हैं रॉल्स लॉ की। चलो तो आज हम देखते हैं, आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे आइडियल सॉल्यूशंस। आइडियल सॉल्यूशंस होती क्या है? सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि एक आइडियल सॉल्यूशन क्या होती है। तो एक सॉल्यूशन जो दो या दो से ज़्यादा कंप्लीटली मिसिबल लिक्विड्स की को हम आइडियल सॉल्यूशन बोल सकते हैं जब वो रॉल्स लॉ को ओबे करे एट ऑल कंसंट्रेशन। सारी कंसंट्रेशन पे वो रॉल्स लॉ को ओबे करे, तब हम उस सॉल्यूशन को हम आइडियल बोल सकते हैं। ठीक है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि देखो, कोई भी सॉल्यूशन कैसे फॉर्म होती है जब उसमें दो या दो से ज़्यादा जो लिक्विड्स होंगे वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिसिबल होंगे। जब वो कम्प्लीटली एक दूसरे में मिसिबल हो जाएंगे तो वो बनाएंगे सॉल्यूशन। तो अगर वो सॉल्यूशन क्या कर रही है, रॉल्स लॉ को ओबे कर रही है, रॉल्स लॉ को मान रही है एट ऑल कंसंट्रेशन, तो तब उसको बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। अब ये रॉल्स लॉ को ओबे करने का मतलब क्या हुआ? यहाँ पर रॉल्स लॉ को ओबे करने का मतलब ये हुआ कि जैसे रॉल्स लॉ ने क्या बोला था कि सॉल्यूशन के अंदर हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल वेपर प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा मोल फ्रैक्शन के। ठीक है। मान लो यहाँ पर हमने एक एक कंपोनेंट लिया है सॉल्वेंट। ठीक है। तो हर एक कंसंट्रेशन का मतलब ये हुआ कि जैसे आप कंसंट्रेशन चेंज कर रहे हो, जैसे जो सोल्यूशन है उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट दोनों है, तो कभी आप क्या कर रहे हैं, सल्यूट की मात्रा को या अमाउंट को बढ़ा रहे हैं, कभी आप सल्यूट की मात्रा को घटा रहे हैं, सॉल्वेंट की को बढ़ा रहे हैं, कभी आप सॉल्वेंट की मात्रा को बढ़ा रहे हैं और सल्यूट की मात्रा को बढ़ा रहे हैं और सॉल्वेंट की मात्रा को कम कर रहे हैं। तो अगर सारी कंडीशंस पे, जैसे आप मान लो एक बार आपने क्या किया, सॉल्वेंट को ज़्यादा कर दिया, सल्यूट को कम कर दिया। ठीक है। और तब भी आपने देखा कि वो रॉल्स लॉ को ओबे कर रही है। दूसरे टाइम हमने क्या किया कि सल्यूट को ज़्यादा कर दिया और सॉल्वेंट को कम कर दिया, तब भी वो रॉल्स लॉ को ओबे कर रही है। तो सारी कंसंट्रेशन पे वो रॉल्स लॉ को ओबे करने का मतलब सारी कंसंट्रेशन पे जो हर एक जो सोल्यूशन के अंदर हर एक कंपोनेंट का जो पार्शियल प्रेशर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है उसके मोल फ्रैक्शन के, तब ऐसी सॉल्यूशन को हम बोलेंगे आइडियल सॉल्यूशन। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगी डेफिनेशन। उसके बाद अब चलते हैं प्रॉपर्टीज पे। तो प्रॉपर्टीज में क्या है कि डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो और डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। ये दो प्रॉपर्टीज। इनका मतलब क्या हुआ, देखो, डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो का मतलब ये हुआ कि जैसे ही आपने सोल्यूशन बनाई और सोल्यूशन में आपने क्या डाला, पहले मान लो सॉल्वेंट डाला और फिर उसी में क्या कर दिया, सल्यूट डाल दिया। तो जब आप मिक्स कर रहे हो दोनों में, तो ना ही आप कोई हीट लगा रहे हो ना उसमें से कोई हीट निकल रही है। तो इसका मतलब ये हुआ कि चेंज इन इंथैल्पी, इंथैल्पी हीट को ही बोला जाता है, ये चेंज इन हीट ऑन मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। ना ही हीट इवॉल्व हो रही है ना ही हीट एब्जॉर्ब हो रही है, तो ये डेल्टा एच मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो। तो ये नंबर वन, आई होप आपको समझ आ गई होगी। उसके बाद डेल्टा वी मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, मतलब जब आप उसको जो डेल्टा वी चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, इसका मतलब ये हुआ। इसका मतलब क्या हुआ कि जब आप मिक्स कर रहे हो, जब आप मिक्स कर रहे हो तो जैसे सल्यूट को डाला या सॉल्वेंट को डाला या सॉल्वेंट को डाला फिर सल्यूट को डाला, तो जो मान लो पहले आपने कितना लिया, 10 ml आपने सॉल्वेंट डाल दिया, 10 ml में आपने 10 ml सल्यूट डाल दिया। ठीक है। 10 ml सॉल्वेंट ले लिया, 10 ml सोल्यूट ले लिया। फिर जब मिक्स करने के बाद आपने जब सोल्यूशन बन गई, सोल्यूशन बनने पे आपने फिर से मेजर किया कि देखो अब इसका वॉल्यूम कितना है, तो वो टोटल कितना आ रहा था, 20 ml। ठीक है। तो मतलब चेंज इन वॉल्यूम अपॉन मिक्सिंग इज इक्वल टू जीरो, कोई भी चेंज नहीं, ना ही वॉल्यूम बढ़ा ना ही वॉल्यूम घटा। तो ये थी इसकी सेकंड प्रॉपर्टी। आई होप क्लियर हो गई होगी। ये यहाँ पे सोल्यूशन है, इस सोल्यूशन में दो वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। आपको पता है क्योंकि हमें पार्शियल प्रेशर से ही रॉल्ट लॉ जो है वेपर प्रेशर और पार्शियल प्रेशर के साथ डील करता है, तो पार्शियल प्रेशर और वेपर प्रेशर वोलेटाइल लिक्विड्स के ही होंगे, ऐसे लिक्विड्स जो क्या बनाएंगे, वेपर्स बनाएंगे। ठीक है। अब एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि कब हम, मतलब इसमें ऐसा क्या होना चाहिए आइडियल सोल्यूशन के अंदर। तो मान लो ये लिक्विड ए है। ठीक है। ये आई हैव टेकन हियर ए कंटेनर एंड इन विच आई हैव केप्ट लिक्विड ए। ठीक है। मान लो यहाँ पर सॉल्वेंट है और यहाँ पर एक दूसरा कंटेनर है जिसमें क्या रखा हुआ है, लिक्विड बी है, मान लो सल्यूट है। अब इस जो जितने भी लिक्विड ए के पार्टिकल्स होंगे उनके बीच क्या होगी,
इंटरेक्शन होंगी, मतलब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी और मॉलिक्यूल्स के बीच। तो यहाँ ए के मॉलिक्यूल है सिर्फ, तो यहाँ पे ए इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी सारे मॉलिक्यूल्स के बीच, ठीक है जी। दूसरी बात, ये लिक्विड बी है और लिक्विड बी में सारे कंपोनेंट्स बी के हैं, तो यहाँ पर बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, ठीक है। और ए, उसके बाद जो सोल्यूशन हमारे पास बनी, अब सोल्यूशन में ये दोनों मिला दिए, मिक्स कर दिए, तो पार्टिकल ए के कभी कंपोनेंट्स होंगे, बी के भी कंपोनेंट्स होंगे, तो सोल्यूशन ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड्स, लिक्विड ए प्लस लिक्विड बी, इनमें कौन सी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी, इनके बीच ए भी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होंगी। तो अब यहाँ पर एक कंडीशन ये है कि ये जो सम है लिक्विड ए और लिक्विड बी का, इनके बीच की जो सम ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस वो किसके बराबर होना चाहिए, ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के। तो यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है, ए जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है इज इक्वल टू बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस इज इक्वल टू ए बी इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस। तो ये तीनों की तीनों क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। समझ आई? तो ये कंडीशन है। उसके बाद अब एक नोट है, तो नोट क्या है कि देखो, अब एक जो परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन होती है ना, वो मिलना बहुत रेयर है, बहुत रेयर। लेकिन बहुत सारी सॉल्यूशंस हैं जो एग्जिबिट करती हैं नियरली आइडियल बिहेवियर, मतलब आइडियल, कंप्लीटली आइडियल उनको नहीं बोल सकते, बल्कि कुछ मतलब आइडियल सोल्यूशन के लगभग आसपास का बिहेवियर शो करती हैं वो। तो कोई भी परफेक्ट आइडियल सोल्यूशन जो है वो बहुत बहुत रेयर है, ठीक है। अब कुछ एग्जांपल्स हम देखेंगे। चलिए, अब एग्जांपल में हमारे पास है एन हेक्सेन नंबर 1, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, और नंबर 2 पे है हमारे पास बेंजीन प्लस टोलीन, नंबर 3 पे है क्लोरोबेंजीन और ब्रोमोबेंजीन या आयोडोबेंजीन भी आप ले सकते हैं। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं आइडियल सॉल्यूशंस की। और उसके बाद हमने एक ग्राफ ड्रॉ किया है बिटवीन वेपर प्रेशर एंड मोल फ्रैक्शन। ये वेपर प्रेशर और मोल फ्रैक्शन के बीच एक ग्राफ है, ठीक है। अब यहाँ पर ये ग्राफ क्या शो कर रहा है कि इनिशियल में सबसे पहले जब हमने सोल्यूशन नहीं बनाई थी, तो मान लो हमने पेयर ए सॉल्वेंट यहाँ पे लिया और पेयर बी जो सल्यूट था वो यहाँ लिया, ठीक है। तो यहाँ पर सिर्फ जो पेयर ए के जो कंपोनेंट होंगे उनका पार्शियल प्रेशर किसके बराबर होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट ए, ठीक है। तो ये 100% है यहाँ पे, तो इज इक्वल टू 1, ठीक है। और यहाँ पर शुरू में जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी जो थे इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ कंपोनेंट बी, ये रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग इज इक्वल टू 1। यहाँ पर मतलब 100% ही है, ठीक है। और यहाँ पर इनिशियल में जो कंपोनेंट बी था वो तो 0 था, और यहाँ कंपोनेंट ए 0 था और यहाँ पर कंपोनेंट बी 0 था, तो मतलब वो काई बी 0 हो गया और वहाँ पर काई ए भी 0 हो गया, ठीक है। अब उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ ये जब ये वाला जो काई ए जो था ये किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, यहाँ पर इस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं, सॉरी, इसका कुछ अपना क्या होगा, वेपर प्रेशर होगा। तो ये मतलब इन सॉल्वेंट का कुछ अपना वेपर प्रेशर होगा, तो पी नॉट ए इज़ द वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए, और यहाँ पर इनका वेपर प्रेशर कितना है, एक काई बी का पी नॉट बी, ठीक है। अब उसके बाद यहाँ पर तो 100% था, तो धीरे धीरे जो पार्शियल प्रेशर है, पार्शियल वेपर प्रेशर है, वो डिक्रीज़ करता जा रहा है, ठीक है। तो इसीलिए यहाँ पर कंपोनेंट ए के लिए 0 है और कंपोनेंट बी के लिए तो है ही 100% है। और यहाँ से यहाँ तक जो है डाउनवर्ड देखो, जो पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी है वो डिक्रीज़ करता हुआ आ रहा है, ठीक है। तो ये यहाँ पर इसीलिए मोल फ्रैक्शन भी इसका यहाँ पर 0 है, क्योंकि मोल फ्रैक्शन भी डिक्रीज़ कर रहा है और पार्शियल वेपर प्रेशर भी डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि दोनों का डायरेक्ट रिलेशन है। अगर एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा, अगर एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा। और यहाँ से यहाँ जो पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ कंपोनेंट ए है वो भी डिक्रीज़ कर रहा है, और जो मोल फ्रैक्शन है कंपोनेंट ए का वो भी डिक्रीज़ कर रहा है, क्योंकि जो पार्शियल कंपोनेंट ऑफ ए इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई ए हमने पढ़ चुका है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ कंपोनेंट बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू काई बी। तो यहाँ से यहाँ दोनों डिक्रीज कर रहे हैं कंपोनेंट ए के लिए, और यहाँ से यहाँ दोनों डिक्रीज कर रहे हैं कंपोनेंट बी के लिए, ठीक है।
अब आपको पता है कि अगर आपको पी टोटल निकालना है तो ये जो लाइन है यहाँ से यहाँ तक ये पी टोटल के लिए है। तो पी टोटल किसके बराबर होता है? पी टोटल किसके, ये इन दोनों के सम के पी टोटल होता है। तो पी टोटल किसके बराबर हो जाता है? इज इक्वल टू पी ए प्लस पी बी। ठीक है, तो इनके बराबर हो जाएगा और ये लाइन हमने यहाँ से यहाँ ड्रा कर दी। अब आप एक चीज़ सोच रहे होंगे तक ये पी नॉट ए यहाँ ऊपर लिखा और इस लाइन में ऊपर लिखा और पी नॉट बी इस लाइन में थोड़ा नीचे लिखा, ऐसा क्यों? वो ऐसा इसलिए क्योंकि जो सॉल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट होता है वो हम ज़्यादा लेते हैं। तो ये ए को हमने कंसीडर किया था सॉल्वेंट, तभी ए की मात्रा ज़्यादा ले ली, और बी को हमने कंसीडर किया था सल्यूट, तभी बी की मात्रा कम ली सॉल्यूशन के अंदर। तो बच्चे दिस इज़ ऑल अबाउट टुडे। आज हमने इतना ही करना है, कल हम नॉन आइडियल सोल्यूशन देखेंगे। ये एप्लीकेशन चल रही है अभी रॉल्स लॉ की, अभी रॉल्स लॉ कल हमारा ख़त्म होगा। तो थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।